लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के 5वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आधी रात का समय था जब लीला और माया रानी उस जंगल में पहुंची जिसमें माधवी और भीमसेन टिके हुए थे। जब ये दोनों उसके पास पहुंची और लीला को वहां टिके हुए बहुत से आदमियों की आहट मिली, तो वो माया रानी को एक ठिकाने खड़ा करके पता लगाने के लिए उसकी तरफ गई। हम ऊपर बयान कर चुके हैं कि सेनापति कुबेर सिंह के साथ थोड़ी सी फौज भी थी। अब लीला को थोड़ी ही कोशिश से मालूम हो गया कि यहां सैकड़ों आदमियों का डेरा पड़ा हुआ है और वे लोग इस ढंग से घने जंगल में आड़ देख टिके हुए हैं जैसे डाकुओं का गिरोह या छिपकर धावा मारने वाले टिकते हैं और हर वक्त होशियार रहते हैं। लीला खूब जानती थी कि राजा बीरेंद्र सिंह और उनके साथी या संबंधी अगर किसी काम के लिए कहीं जाते हैं या लड़ाई करते हैं तो छिपकर या आड़ पकड़कर डेरा नहीं डालते। हाँ, अगर अकेले या अय्यार लोग हों तो शायद ऐसा करें, मगर जब उनके साथ 150 आदमी या कुछ फौज होगी तब कदापि ऐसा न करेंगे। इसलिए उसे गुमान हुआ कि ये लोग जरूर कोई गैर हैं, बल्कि ताज्जुब नहीं कि हमारा साथ देने वाले हों। अब बहुत सी बातों को सोच विचार और अपनी अय्यारी पर भरोसा करके लीला माधवी की फौज में घुस गई और वहां बहुत से सिपाहियों को होशियार तथा पहरा देते हुए देखा। पहले लिखा जा चुका है कि लीला भेष बदले हुए थी और ये भी दर्शाया गया है कि माधवी और कुबेर सिंह अपनी सूरत में सफर करते थे। लीला को कई सिपाहियों ने देखा और एक ने टोका, कौन है? लीला, एक मुसाफिर परदेशी औरत। सिपाही, यहां क्यों चली आ रही है? लीला, अपनी भलाई की आशा से। सिपाही, क्या चाहती है? लीला, आपके सरदार से मिलना। सिपाही, अपना परिचय दे तो सरदार के पास भिजवा दूं। लीला, परिचय देने में तो कोई हर्ज नहीं है, मगर डरती हूं कि आप लोग भी कहीं उन्हीं में से न हो जिन्होंने मुझे लूट लिया है। यद्यपि अब मैं बिल्कुल खाली हो रही हूं, मगर इतने में और भी कई सिपाही वहां जुट आए और सभी ने लीला को घेर कर सवाल करना शुरू किया और लीला ने भी गौर करके जान लिया कि ये लोग राजा बीरेंद्र सिंह के दल वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके फौजी सिपाही अक्सर जर्द पोशाक काम में लाते हैं। इसी तरह से जमानिया वाले भी नहीं मालूम हुए, क्योंकि उनकी बातचीत और चाल ढाल को लीला खूब पहचानती थी। अब कुछ और बातचीत होने पर लीला को विश्वास हो गया कि ये लोग उनमें से नहीं हैं जिसका मुझे डर है। उन सिपाहियों को भी एक अकेली औरत से डरने की कोई जरूरत न थी, इसलिए उन्होंने अपने मालिक का नाम जाहिर कर दिया और लीला को लिए हुए उस जगह जा पहुंचे जहां माधवी और भीमसेन का बिस्तर लगा हुआ था और ये दोनों इस समय भी बैठे बातचीत कर रहे थे। लालटेन जलाया गया और लीला की सूरत अच्छी तरह देखी गई। लीला ने भी उसी रोशनी में माधवी को पहचान लिया और खुश होकर बोली, आहा, आप तो गया की रानी माधवी देवी हैं। माधवी देवी, और तू कौन है? लीला, मैं प्रसिद्ध माया रानी की अय्यारा हूं और उन्हीं के साथ यहां तक आई भी हूं। ये दुनिया का कायदा है कि एक से दूसरे को मदद पहुंचती है। अब जिस तरह आपको माया रानी से मदद पहुंच सकती है, उसी तरह आप माया रानी की भी मदद कर सकती हैं। वाह वाह, ये समागम तो बहुत ही अच्छा हुआ। अगर आजकल माया रानी मुसीबत के दिन काट रही हैं तो क्या हुआ, मगर फिर भी वो तिलिस्म की रानी रह चुकी हैं और जो वो कर सकती हैं किसी दूसरे से नहीं हो सकता। आप लोगों का एक हो जाना बहुत ही मुनासिब होगा, तब आप लोग जो चाहेंगी कर सकेंगी। माधवी देवी खुश होकर, माया रानी कहाँ है? उन्हें तो राजा बीरेंद्र सिंह कैद करके चुनार ले गए थे। लीला, जी हां, मगर मैं अभी कह चुकी हूं कि माया रानी आखिर तिलिस्म की रानी है, इसलिए जो कुछ वो कर सकती हैं किसी दूसरे के किए नहीं हो सकता। राजा बीरेंद्र सिंह ने उन्हें कैद किया तो क्या हुआ, उनका छूटना कोई मुश्किल न था। माधवी देवी, बेशक बेशक, अच्छा बताओ वो कहाँ है? लीला, यहां से थोड़ी दूर पर खड़ी है, किसी सरदार को भेजिए, उनका इस्तकबाल करके यहां ले आवे। 200-300 कदम से ज्यादा न चलना पड़ेगा। माधवी देवी, मैं खुद उन्हें लेने के लिए चलूंगी। लीला, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? अगर आप उनकी इज्जत करेंगी तो वो भी आपके लिए जान तक देना जरूरी समझेंगी। लीला ने अपनी लंबी चौड़ी बातों से माधवी को खूब उलझाया, यहां तक कि माधवी अपने साथ
भीमसेन और कुबेर सिंह तथा कई सिपाहियों को लेकर माया रानी के पास गई और उसे बड़ी खातिर और इज्जत के साथ अपने डेरे पर ले आई। जल मंगवाकर हाथ मुंह धुलवाया और फिर बातचीत करने लगी। माधवी देवी माया रानी से, आपको बीरेंद्र सिंह के कैद से छूट जाने पर मैं मुबारकबाद देती हूं। यद्यपि आपके लिए ये कोई बड़ी बात न थी। माया रानी, बेशक ये कोई बड़ी बात न थी। इस काम को तो अकेली मेरी सखी या अय्यारा लीला ही ने कर दिखाया। इस समय आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हुई और इसमें अब शक करने की कोई जगह न रही कि आप पुनः गया की रानी और मैं जमानिया की मालिक बन जाऊंगी। दुनिया में एक का काम दूसरे से हुआ ही करता है, और जब हम आप एक दिल हो जाएंगे तो वो कौन सा काम है जिसे नहीं कर सकते। मुझे आपके कैद होने की भी खबर लगी थी और मुझे इस बात का बहुत रंज था कि आपको मेरी छोटी बहन कमलिनी ने कैद खाने की सूरत दिखाई थी। माधवी देवी, इधर तो सुनने में आया है कि आपसे और कमलिनी से कोई नाता नहीं है और लक्ष्मी देवी भी प्रकट हो गई है तथा उसे राजा बीरेंद्र सिंह चुनार ले गए हैं। माया रानी मुस्कुराकर, बेशक ऐसा ही है, मगर जिस जमाने का मैं जिक्र कर रही हूं उस जमाने में वो मेरी ही बहन कहलाती थी। और लक्ष्मी देवी को राजा बीरेंद्र सिंह चुनार नहीं ले गए। वो तो किशोरी कामनी कमलिनी लाडली और कमला के सहित किसी दूसरी ही जगह छिपाई गई है। मगर इसमें कोई संदेह नहीं है कि कल शाम को गोपाल सिंह उन सभी को जमानिया की तरफ ले जाएंगे और हम लोग उन्हें गोपाल सिंह के सहित रास्ते ही में गिरफ्तार कर लेंगे। माधवी देवी ताज्जुब से, हां, क्या कल मैं दुष्टा किशोरी की नापाक सूरत देख सकूंगी? उस पर मुझे बड़ा ही रंज है। और कमलनी ने तो मुझे कैद ही किया था। माया रानी, बेशक कल किशोरी और कमलनी इत्यादि तुम्हारे कब्जे में होंगे और गोपाल सिंह भी तुम्हारे काबू में होगा, जो बीरेंद्र सिंह और उनके लड़कों की बदौलत तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो रहा है। माधवी देवी, निस्संदेह वो मेरा और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो क्या उसकी गिरफ्तारी का इंतजाम हो चुका है? माया रानी, हां, 14 आना इंतजाम हो चुका। जो 2 आना बाकी है सो वो भी हो जाएगा। माधवी, क्या बंदोबस्त हुआ है और किस समय तथा किस राह वे लोग गिरफ्तार किए जाएंगे? माया रानी इधर उधर देखकर, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं केवल तुम्ही से कहूंगी, कोई दूसरा उसके सुनने का अधिकारी नहीं है। माधवी, बहुत अच्छा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतना कहकर माधवी ने भीमसेन और कुबेर सिंह की तरफ देखा, क्योंकि माधवी माया रानी और लीला के सिवाय केवल ये ही 2 आदमी वहां मौजूद थे। भीमसेन ने कहा, हम दोनों यहां से हट जाते हैं, तुम लोग बेधड़क बातें करो, मगर माया रानी से मेरे एक सवाल का जवाब पहले मिलना चाहिए। माया रानी, वो क्या? भीमसेन, आप अभी कह चुकी हैं कि कल किशोरी कामनी और लक्ष्मी देवी वगैरह गिरफ्तार हो जाएंगी, मगर मैंने सुना था कि राजा बीरेंद्र सिंह के लश्कर में पहुंचकर मनोरमा ने किशोरी कामनी और कमला को जान से मार डाला। अब इस समय कोई और ही बात सुनने में आ रही है। माधवी, हाँ, ये सवाल मैं भी करने वाली थी, लेकिन बातों का सिलसिला दूसरी तरफ चला गया और मैं पूछना भूल गई। माया रानी, हाँ, ये बात अच्छी तरह सुनने में आई थी और मुझे विश्वास भी हो गया था कि वास्तव में ऐसा ही हुआ है। मगर आज ये बात खुद गोपाल सिंह की लिखावट से खुल गई कि वास्तव में वे तीनों मारी नहीं गईं। परंतु मुझे ये मालूम नहीं है कि इस विषय में किस तरह की चालाकी खेली गई या मनोरमा ने जिन्हें मारा वे कौन थी। भीमसेन, तो निश्चय है कि वे तीनों मारी नहीं गईं। माया रानी, बेशक वे तीनों जीती हैं। गोपाल सिंह वाली चिट्ठी दिखाकर, देखो, एक ही सबूत से मैं तुम्हारी दिल जमई कर देती हूं। इसे पढ़ो और माधवी रानी को सुनाओ। माधवी से, देखो बहन, तुम इस बात का ख्याल न करना कि मैं तुम्हें आप कहकर संबोधन नहीं करती। मेरा तुम्हारा अब दोस्ती और मोहब्बत का नाता हो चुका, इसलिए अब इन बातों का ख्याल नहीं हो सकता। माधवी, मैं भी यही पसंद करती हूं और इस बारे में अपने लिए भी तुमसे पहले ही माफी मांग लेती हूं। भीमसेन ने पत्र पढ़ा और माधवी को सुनाया। भीमसेन, इस पत्र से तो बड़ा काम निकल सकता है। ये कब का लिखा है और तुम्हारे हाथ क्यों कर लगा तथा जिस अंगूठी का इसमें जिक्र किया गया है वो कहाँ है? माया रानी अंगूठी दिखाकर, अंगूठी भी मुझे मिल गई है और ये चिट्ठी आज ही की लिखी है और आज ही मेरे हाथ लगी है। अभी इसकी कार्रवाई बिल्कुल बाकी है। भीमसेन, अफसोस इतना ही है कि मेरे अय्यारों में से कोई भी रामदीन को नहीं जानता। माया रानी, क्या हर्ज है?
ये मेरी अय्यारा लीला बखूबी उसकी तरह बनकर काम निकाल सकती है। तुम्हारे अय्यार इसकी मदद पर मुस्तैद रह सकते हैं, और ये जब रामदीन की सूरत बनेगी तो इसे अच्छी तरह देख भी सकते हैं। भीमसेन चिट्ठी माया रानी के हाथ में देकर, अच्छा, अब तुम दोनों को जो कुछ गुप्त बातें करनी है कर लो, पीछे मैं इस विषय में कुछ कहूं सुनूंगा। इतना कहकर भीमसेन उठ खड़ा हुआ और कुबेर सिंह को साथ लिए हुए कुछ दूर चला गया, और मौका समझकर लीला भी कुछ पीछे हट गई। माया रानी, जो कुछ पीछे कहोगी सुनोगी उसे मैं पहले ही निपटा देना चाहती हूं। सच पूछो तो मेरी और तुम्हारी अवस्था बराबर है। तुम भी विधवा हो और मैं भी विधवा हूं, क्योंकि मैं वास्तव में गोपाल सिंह की स्त्री नहीं हूं, और ये बात सभी को मालूम हो गई, बल्कि तुम भी सुन चुकी होगी। माधवी, हाँ, मैं सुन चुकी हूं, और मैंने ये भी सुना था कि तुमने राजा गोपाल सिंह को वर्षों तक कैद कर रखा था, पर आखिर कमली ने उन्हें छुड़ा लिया। तो तुमने ऐसा क्यों किया, और उन्हें मार ही क्यों न डाला? माया रानी, यही मुझसे भूल हो गई। तिलिस्म के दो चार भेद जो मुझे मालूम न थे, जानने के लिए मैंने ऐसा किया था। मुझे उम्मीद थी कि वो कैद की तकलीफ उठाकर बता देगा, तब उसे मार डालती और आज ये दिन देखना नसीब न होता। मैं तिलिस्म की बदौलत अकेली ही राजा बीरेंद्र सिंह ऐसे 10 को जहन्नुम में पहुंचा देने की ताकत रखती थी। अब भी अगर गोपाल सिंह को मैं पकड़ पाऊं और मार सकूं तो पुनः तिलिस्म की रानी होने से मुझे कोई भी रोक नहीं सकता, और तब मैं बात की बात में तुम्हें राजगृही और गया की रानी बना सकती हूं। मगर उस बात का सिलसिला तो टूटा ही जाता है। तुम भी विधवा हो और मैं भी विधवा हूं। तुम भी नौजवान और आशिक मिजाज हो, तथा मैं भी नौजवान और आशिक मिजाज हूं। तुम भी इंद्रजीत के फेर में पड़कर दुख भोग रही हो, और मैं भी आनंद सिंह की मोहब्बत में इस दशा तक आ पहुंची हूं। अब भी मेरी और तुम्हारी किस्मतों का फैसला एक साथ और एक ही ठिकाने हो सकता है, क्योंकि इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह भी आजकल जमानिया में तिलिस्म तोड़ रहे हैं। अगर हम तुम एक होकर काम करें तो बहुत जल्द दुश्मनों का नाम निशान मिटाकर अपने प्यारों के साथ दुनिया का सुख भोग सकती हैं। मगर इस समय तुम्हारे दो कंटक दिखाई देते हैं। माधवी, हाँ, एक तो मेरा भाई भीमसेन और दूसरा मेरा सेनापति कुबेर सिंह। मगर तुम इन दोनों का कुछ भी ख्याल न करो। इस समय हमें इन दोनों को मिला जुला कर काम ले लेना चाहिए, फिर तुम जैसा कहोगी वैसा किया जाएगा। माया रानी, शाबाश शाबाश। यही मालूम करने के लिए मैं तुमसे निराले में बातचीत किया चाहती थी, क्योंकि ये बातें ऐसी है कि सिवाय मेरे और तुम्हारे किसी तीसरे का ना जानना ही अच्छा है। माधवी, निस्संदेह ऐसा ही है। हम दोनों के दिल की बातें हवा को भी मालूम न होनी चाहिए। आज बड़ी खुशी का दिन है कि हम दोनों, जो एक ही तरह का दिल रखती हैं, यहां पर आ मिली हैं। अब हम दोनों को हमेशा मेल मिलाप रखने और समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद करने के लिए कसम खाकर मजबूत हो जाना चाहिए। पाठक, माया रानी और माधवी दोनों ही अपना मतलब देख रही हैं। दोनों ही धूर्त, दोनों ही खुदगरज और दोनों विश्वासघातनी हैं। इस समय कुछ देर तक दोनों में घुल घुल कर बातें होती रहीं। वादे भी हुए और कस्में भी खाई गई। इसके बाद फिर भीमसेन और कुबेर सिंह बुलाए गए तथा लीला भी आ गई और आपस में बातें होने लगीं। भीमसेन, अच्छा, तो अब क्या निश्चय किया जाता है? राजा गोपाल सिंह की चिट्ठी लेकर जमानिया कौन जाएगा और क्या होगा? माया रानी, पहले तुम अपनी राय दो। भीमसेन, मेरी राय तो यह है कि लीला रामदीन की सूरत बना दीवान साहब के पास जाए और वहां से उनकी फरमाइश लेकर पिपलिया घाटी पहुंचे, और हम लोग भी अपनी फौज लेकर वहीं मौजूद रहें। लीला को ये चाहिए कि उन 200 सवारों को, जिन्हें जमानिया से अपने साथ लाएगी, किसी वजह से पीछे टिकवा दे, जिसमें गोपाल सिंह के पहुंचते ही हम लोग बात की बात में उन सभी को गिरफ्तार कर ले या मार डाले। माया रानी, मगर ये बात मुझे नापसंद है, क्योंकि एक तो उसके लिखे अनुसार फौज पिपलिया घाटी तक जरूर आएगी। अगर मान लिया जाए कि नकली रामदीन के हुक्म से फौज पीछे रह भी जाए और तुम लोग उन सभी को गिरफ्तार कर लो, तो भी हमारा काम न निकल सकेगा, क्योंकि राजा गोपाल सिंह के पकड़े या मारे जाने की खबर दीवान को तुरंत लग जाएगी और वो अपनी फौज को दुरुस्त करके लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और हम लोगों को जमानिया के अंदर कभी घुसने न देगा। कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह भी जमानिया ही में तिलिस्म के अंदर हैं। वे दोनों भी लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और उस समय हम लोग फिर लंडूरे ही रह जाएंगे। इतना बखेड़ा करने का कुछ फायदा न निकलेगा। ना तो जमानिया की गद्दी मिलेगी और ना गया का राज्य।
भीमसेन: तब आप ही कहिए कि क्या करना चाहिए। मायारानी कुबेर सिंह से: इस वक्त आपके पास कितनी फौज है? कुबेर सिंह: 500। मायारानी माधवी से: ऐसा करना चाहिए कि हम तुम भीमसेन और कुबेर सिंह चारों आदमी जमानिया वाली तिलिस्मी बाग के अंदर जा घुसें और इन 500 आदमियों को इस तरह तिलिस्मी बाग के अंदर ले चलें और छिपा रखें कि किसी को कानो कान खबर न हो, क्योंकि उस बाग में इतने आदमियों को छिपा रखने की जगह है और वो बाग भी इस लायक है कि अगर मैं उसके अंदर मौजूद रहूं तो चाहे कैसा ही जबरदस्त दुश्मन हो और चाहे कितनी ही ज्यादा फौज लेकर क्यों न चढ़ावे, मगर बाग के अंदर किसी की नजर तक न पहुंचने दूं। माधवी: बेशक वो ऐसा ही सुनने में आया है, और तुम तो वहां की रानी ही ठहरी तथा तुम्हें वहां के सब भेद मालूम है। अच्छा तब? मायारानी: जब किशोरी और कमलिनी इत्यादि को लेकर गोपाल सिंह जमानिया जाएगा तो निस्संदेह सबको लिए उसी बाग में पहुंचेगा। बस उस समय हम लोग जो छिपे हुए रहेंगे निकल आवेंगे और बात की बात में सभी को मार डालेंगे। ऐसा होने से जमानिया में दखल भी बना रहेगा और इंद्रजीत सिंह तथा आनंद सिंह भी कब्जे में आ जाएंगे। माधवी खुश होकर: बात तो बहुत ठीक है, मगर हम लोग इतने आदमियों को लेकर चुपचाप उस बाग के अंदर किस तरह पहुंच सकते हैं? मायारानी: इसका बंदोबस्त इस तरह हो सकता है कि हम तुम भीमसेन और कुबेर सिंह एक साथ ही भेष बदलकर लीला के साथ जमानिया जाएं और लीला दीवान साहब से कहे कि गोपाल सिंह ने इन सभी अर्थात हम लोगों को खास बाग के अंदर पहुंचा देने का हुक्म दिया है। बस इतना कहकर हम लोगों को उस बाग के अंदर पहुंचा दे, क्योंकि दीवान इस नकली रामदीन की बात अंगूठी की बरकत से टाल न सकेगा और रामदीन पहले भी उस बाग के अंदर आता जाता था, ये बात दीवान जानता है। जब हम लोग उस बाग के अंदर जा पहुंचेंगे तो एक गुप्त रास्ते से कुल फौज को बाग के अंदर ले लेंगे। इन फौजी सिपाहियों को उस सुरंग के मुहाने का पता बता दिया जाएगा, जिसकी राह से हम सभी को खास बाग के अंदर पहुंचावेंगे। माधवी: ये बात तो तुमने बहुत ही अच्छी सोची। भीमसेन: इससे बढ़कर और कोई तरकीब फतेह पाने के लिए हो ही नहीं सकती। कुबेर सिंह: और ऐसा करने में कोई टंटा भी नहीं है। बस अब इसी राय को पक्की रखिए। इसके बाद फिर सभी में बातचीत और राय होती रही, यहां तक कि सवेरा हो गया। मायारानी, माधवी, भीमसेन और कुबेर सिंह ने सूरतें बदल लीं और लीला भी रामदीन बन बैठी। भीमसेन के चारों अय्यारों को सुरंग का पता ठिकाना अच्छी तरह बता दिया गया और कह दिया गया कि उसी ठिकाने सुरंग के मुहाने पर फौजी सिपाहियों को लेकर इंतजार करना। इसके बाद मायारानी, माधवी, भीमसेन, कुबेर सिंह और लीला ने घोड़ों पर सवार होकर जमानिया का रास्ता लिया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के 5वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।